हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलबे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, जब फिजिक्स की क्लास के अंतर्गत हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कशन की थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र और इसके अलावा हमने कूलाम के नियम पर चर्चा की थी। वैद्युत क्षेत्र के कारण तीव्रता, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता पर डिस्कशन किया था, और उसके अलावा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर हमने चर्चा की थी। ठीक है स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स और इसके आधारित गॉस की प्रमेय पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स क्या है स्टूडेंट? वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है, ठीक है ना, एक क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र होता है, यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसी का एक गुण है ये, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स उसको कहते हैं। तो अगर किसी काल्पनिक पृष्ठ से जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उन्हीं को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन होती है स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है, किसी काल्पनिक काल्पनिक पृष्ठ से, काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत जो फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप के बराबर होता है। उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि जो भी वैद्युत बल रेखाएं किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से निकलती हैं, जैसे हम एक पृष्ठ ले लेते हैं, माना हमने एक उदाहरण के तौर पर एक पृष्ठ ले लिया, ठीक है स्टूडेंट, ये हमने एक पृष्ठ ले लिया। अब इस पृष्ठ से जो जो बल रेखाएं निकलेंगी इस तरीके से, कोई छोटी कोई बड़ी, ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से निकलती हैं, है ना। तो ये निकल रही हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो ये जो हैं, ये जो बल रेखाएं निकल रही हैं स्टूडेंट, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। किस पृष्ठ के लिए? इस पूरे पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसमें एक अल्प पृष्ठ छोटा सा ले लें, माना हम एक अल्प पृष्ठ डी ए ले लेते हैं, इसके एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, इसके अंदर भी एक अल्प पृष्ठ डी ए ले लेते हैं, तो इस पर दो चीज़ आएंगी, एक तो डी ए आएगा इसका, और एक क्या आएगा इसमें? तीव्रता आएगी। देखो, वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? वैद्युत क्षेत्र से तो उत्पन्न होंगी। तो वैद्युत क्षेत्र किससे उत्पन्न होगा? तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र के कारण उसके चारों ओर तीव्रता तो आएगी ना। तो ये अल्प पृष्ठ अगर हमने डी ए ले लिया तो इस पर दो चीज़ें होंगी, ई और डी ए, ठीक है। अब इन दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ को होती है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। उसको हम फिर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं निकल रही हैं ना स्टूडेंट, जो काल्पनिक पृष्ठ जो हमने खींचा है, उस पृष्ठ पर जितनी भी बल रेखाएं निकल रही हैं, ये सारी की सारी बल रेखाएं क्या हैं स्टूडेंट? ये बल रेखाएं हमारी जो हैं, इसमें अनंत बल रेखाएं निकलेंगी। ऐसा नहीं कि हम ये 4-5 बना दिए हैं लाइनें और यही हैं, ऐसा नहीं है, अनंत बल रेखाएं निकलेंगी। तो ये जो बल रेखाएं निकलेंगी यही इसकी क्या है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को उसके जो है वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप इस पर ऐसे भी याद कर सकते हैं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो वैद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से। फाई से वैसे डिनोट किया जाता है, ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए, डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू है, ठीक है, ये यहाँ पे ए कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, टोटल सरफेस एरिया ई डॉट डी ए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वैद्युत फ्लक्स का आपका सूत्र होता है। इसको हम अगर दूसरे तरीके से लिखें, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, ए हो गया, इंटीग्रेशन ए हो गया। अब यहाँ पे वेक्टर ई डॉट डी ए, अब वेक्टर हटा देंगे तो ई डी ए क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा। जब वेक्टर हटता है तो कॉस थीटा लग जाता है। कॉस का मतलब इनके बीच का एंगल, और इनके बीच जो एंगल होता है वो थीटा इज इक्वल टू होता है जीरो। तो अगर हम इसको कॉस जीरो ले लें तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी स्टूडेंट? 1 होती है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम? इंटीग्रेशन एरिया ई डॉट डी ए, ये हमारा फाइनल आंसर आ सकता है किसी भी पृष्ठ के लिए, क्योंकि हमारे पास कॉस थीटा क्या है स्टूडेंट? जीरो है। और जीरो क्यों है? क्योंकि ई और डी ए, ई व डी ए
क्या होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। तो थीटा तब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपके वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कह सकते हैं। ये हम इसकी डेफिनेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको कहा जाता है। अब दूसरा हमारा डिस्कशन जो हम करने वाले हैं वो हमारी रहेगी गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, ठीक है स्टूडेंट। तो गॉस की प्रमेय क्या है, तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स जो होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इसकी डेफिनेशन जो होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है स्टूडेंट, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो फाई होता है, इसको फाई ई कहते हैं, उस पृष्ठ पर कुल आवेश क्या होता है इस पृष्ठ पे, क्यू का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो उस पृष्ठ पर जो आवेश है, क्योंकि उसी आवेश के कारण तो तीव्रता आएगी, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय यही है। तो बंद पृष्ठ जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई ई कहलाएगा। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है, उस पृष्ठ पर कुल आवेश कितना होता है, क्यू है, का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो गुना का मतलब गुणा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो फाई ई इज इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वन के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हैं इसको। तो ये तो हो गया हमारा गॉस की प्रमेय। इस फाई ई को आप इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए भी लिख सकते हैं, यही चीज़। ठीक है, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा गॉस की प्रमेय हो जाती है। लेकिन अब हमें इसको प्रूव करना है। बात आती है मेन तो ये होती है, क्वेश्चन जब पेपर में आता है स्टूडेंट तो आता है गॉस की प्रमेय लिखा, उससे सत्यापित कीजिए। अब गॉस की प्रमेय भी लिखनी है और उससे प्रूफ भी करना है। अब क्या करेंगे, हम गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति कर देते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, सत्यापन हम इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए हमें इसमें क्या करना होता है सत्यापन करने के लिए। सबसे पहले तो हम एक पृष्ठ ले लेंगे। सबसे पहले हम एक पृष्ठ ले लेते हैं, कैसा भी ले सकते हैं आप, इसका पृष्ठ कैसे भी बना दो आप। ये बना दिया, ठीक है स्टूडेंट, ये हमने एक पृष्ठ बना दिया। इसको हमने दे दिया एक प्लस क्यू आवेश दे दिया, प्लस क्यू आवेश दे दिया। अब इस पृष्ठ पर इसी के आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया P। ठीक है, ये पॉइंट हमने P ले लिया और इस P के चारों ओर हमने एक अल्प पृष्ठ की कल्पना कर दी। ये इतना हमने अल्प पृष्ठ ले लिया इसको। ठीक है, ये पॉइंट P था और यहाँ पर हमने एक अल्प पृष्ठ मान लिया। ठीक है, अब इस P पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो यहाँ पर आवेश Q है, इस आवेश के कारण क्या होगी भाई, उत्पन्न क्या होगा, तीव्रता उत्पन्न होगी। और तीव्रता आपको पता है प्लस क्यू आवेश के कारण हमेशा तीव्रता कहाँ की ओर होती है स्टूडेंट, बाहर की ओर होती है। ये हम कब चर्चा कर चुके हैं, अक्षीय स्थिति में भी निरक्षीय स्थिति में। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होती है, तो ये तीव्रता जो है बाहर की ओर हो जाएगी। समझ गए होंगे। अब ये जो अल्प पृष्ठ था इसको हमने क्या कह दिया स्टूडेंट, डी ए। अल्प पृष्ठ को क्या कह दिया हमने, डी ए कह दिया। ठीक है, अल्प पृष्ठ की जो वैल्यू है उसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने अल्प पृष्ठ को हमने क्या कह दिया, डी ए। और ये डी ए जो है इस क्यू आवेश के कंपेयर में ये डी ए जो है किस ओर है, बाहर की ओर है, तो इसलिए डी ए बाहर की ओर दिखाई दिया है। इसकी डिस्टेंस कितनी थी, आर थी। तो अब इसको हम इस तरीके से इसके दोनों किनारों को अगर मिला दें तो ये हमारा इसका डायग्राम तैयार हो जाता है। तो इसमें जो आप इसको जो मानेंगे ना, जो ये होगा, ये पृष्ठ ऐसा नहीं है, ये द्विविमी नहीं है, त्रिविमी है। ये त्रिविमी का मतलब ये आप इसको एक आलू की तरह मान लो, किसके जैसा है हो सकता है, आलू की तरह हो सकता है। आलू मान लो, गोला मान लो, ठीक है, बॉल मान लो, कुछ भी मान लो। तो उसमें क्या होगा, देखिए सेंटर होगा ना, अंदर अंदर उसका सेंटर होगा, उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, ओ। ठीक है ना, तो उस सेंटर, और आप जैसे वॉलीबॉल को मान लीजिए, वॉलीबॉल में क्या होता है आपके, वॉलीबॉल की आकृति ऐसे होती है, इसमें ऐसे ऐसे कलर बने होते हैं, आपने देखोगे ये इस तरीके से बने होते हैं ना ये। अब आप एक टुकड़े को ले लो, इसी टुकड़े को ले लो वॉलीबॉल के बाहर अंदर। ठीक है, इस टुकड़े का केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको कहते हैं हमारा घन कोण, इसको डी ओमेगा लिखा जाता है।
उसको घन कोण कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाएगा, घन कोण कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं, माना एक प्लस क्यू आवेश, एक बिंदु आवेश जो है प्लस क्यू, ठीक है ना, एक बंद पृष्ठ ए के भीतर ओ पर स्थित है। देखो ये बंद पृष्ठ है आपका ए, इस पृष्ठ को हम ए कह सकते हैं, पूरा पृष्ठ को हम ए कह देंगे, और इसके अंदर भीतर ये कहाँ पर है, ओ पर स्थित है, ठीक है ना, प्लस क्यू आवेश जो है। अब ये आवेश जो होगा बाहर की ओर तीव्रता उत्पन्न करेगा, जिस पर हमने एक अल्पपृष्ठ डी ए ले लिया। इस अल्पपृष्ठ के केंद्र ओ से डिस्टेंस कितनी है, आर दूरी है, ठीक है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, जो डी ए पर, ठीक है, इस अल्पपृष्ठ डी ए पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डी फाई ई होगा ना। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई ई होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर चूंकि ये इसका एक छोटा सा टुकड़ा है, डी ए क्या है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े पर जो वैद्युत, अगर आप पूरे पर निकालोगे, पूरे जो ये आकार है, ये जो त्रिविमीय आकृति है, कुछ भी आप इसको आलू मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब हालांकि आलू में आवेश नहीं होता, उसके जैसा मान लो, है ना, ये समझ सकते हैं, गोला मान सकते हैं आप इसको। तो उस टाइप की चीज़ों में जिनमें आवेश चल संचरण कर सकता है तो हो जाएगा। तो ये अल्प पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा, तो हम इसमें लिख देते हैं अल्प पृष्ठ डी ए पर वैद्युत फ्लक्स। तो ये हो गया हमारा डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए, समझे। तो ये हो गया हमारा अल्प पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे कर सकते हैं, तो अगर हम इसके वेक्टर को हटा दें स्टूडेंट, ठीक है ना, तो वेक्टर ई डॉट डी ए होता है, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पहले ही कर लिया है, वही चीज़ लगा दी, लेकिन यहाँ पर डी फाई इसलिए लगाया क्योंकि डी ए पर अल्प फाई ई है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो अब आपके पास इंटीग्रेशन, अगर हम वेक्टर को हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ई डॉट डी आ जाएगा, वेक्टर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई डी ए और कॉस थीटा। अब चूंकि थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, चलिए यहाँ पर हम थीटा को जीरो ना मानते हुए हम सीधे कॉस थीटा को ही लेके चलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा डी फाई ई, डी फाई ई आ गया, ठीक है ना, ये डी फाई ई आ गया हमारा ई डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद अब चूंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि हमारे पास इंटीग्रेशन का क्या है, डी फाई, अब ई की वैल्यू क्या होती है, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो सूत्र पड़े थे, इसको इक्वेशन 1 मान लो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, ये फॉर्मूला बिल्कुल यही है, ये वैद्युत फ्लक्स का, ठीक है ना, वैद्युत फ्लक्स का वही फॉर्मूला है सीधे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू होता है आपके पास 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, ये तीव्रता का आपने पढ़ा था। वैद्युत अक्षीय और निरक्षीय में भी फिर हमने इनका यूज़ किया था, इसी से हमने सारा सॉल्यूशन निकाला था, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर नहीं आर स्क्वायर, तीव्रता के लिए स्क्वायर होता है, ठीक है ना, विभव के लिए होता है खाली आर। अगर विभव पूछा है वी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर होता है, ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान देना है आपने। तो आर स्क्वायर ये आपने तीव्रता पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, देखो क्या होने वाला है। तो अब क्या कर देंगे, ई का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, तो डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी ए कॉस थीटा पीछे से, क्योंकि ई डी ए कॉस थीटा था ना, तो इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा आ गया सीधे सीधे। अब देखिए, अगर हम क्यू अपॉन 4πε0 क्यू अपॉन 4πε0 को अलग ले लें तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा भाई, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा हमारा, ऊपर तो बचेगा, देखो क्यू ले लिया, क्यू बन जाए, क्यू ही होता है, 4πε0 बाहर ले लिया, तो अब बचेगा क्या, डी ए कॉस थीटा, और नीचे अपॉन में क्या बचेगा, आर स्क्वायर, ठीक है, नहीं, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो होता है आपका, चूँकि इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे क्या होता है, ये क्या रहता है 4 पाई, किसके बराबर, 4 पाई। इसको हम घन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, घन कोण।
किसके लिए? ये पूरे पूरे के लिए है, पूरे पृष्ठ पर। घन कोण है किसके लिए? पूरे पृष्ठ पर। देखिए मैं इस पर डिस्कशन कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्या बनता है? घन कोण, ठीक है ना। घन कोण क्या है? त्रिविमी है। त्रिविमी पर बाहरी पृष्ठ के द्वारा अंदर केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। अब पूरे के द्वारा बनाया गया कोण 4 पाई होता है भाई। आपने देखा होगा वृत्त पर जो सेंटर में कोण बनता है वो कितना 360 अंश का बनता है। 360 को हम 2 पाई कहते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन गोले के अंदर जो केंद्र पर कोण बनता है उसको हम 4 पाई कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको 4 पाई कहा जाता है। गोले के केंद्र पर बना हुआ कोण उसको जो है गोले के पृष्ठ के द्वारा, जैसे फुटबॉल है, अगर आप फुटबॉल को ले लें, फुटबॉल के पूरे बाहरी आवरण जो जो रबर वाला भाग है उसके द्वारा अगर उसके अंदर उसके केंद्र पर सेंटर पर जो कोण बनेगा उसको कहते हैं घन कोण। और उसकी पूरे की वैल्यू कितनी थी? 4 पाई होती है, ठीक है। तो अभी हम पूरे गोले के लिए चर्चा कर रहे हैं अब, तो इसलिए इसके पूरा का मान कितना रख दिया हमने? डी ए को हटा रहे हैं। देखो डी ए का मतलब छोटे हिस्से का था, अब पूरे हिस्से के लिए निकालें तो उसकी जगह क्या रख देंगे? पूरे 4 पाई रख देंगे। तो पूरे पृष्ठ पर घन कोण किस पर? पूरे पृष्ठ पर, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो इसलिए अब डी फाई नहीं कहलाएगा, अब डी फाई नहीं होगा ना। अब डी फाई की जगह क्या आ जाएगा? फाई ई आ जाएगा। समझ गए आप लोग? इसलिए फाई ई, तो यहाँ पर आ जाएगा कुल वैद्युत फ्लक्स। अभी तक क्या चल रहा था हमारा? उस अल्प पृष्ठ छोटे से टुकड़े पर वैद्युत फ्लक्स आ रहा था। अब पूरे पे निकलते हो डी फाई के बजाय फाई ई कहलाएगा। यहाँ तक डी फाई ई है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे आ जाएगा। और इस पूरे की वैल्यू कितनी रख दी हमारी? 4 पाई। देखिए स्टूडेंट इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। पूरे गोले के लिए अगर आप चर्चा करोगे तो इसके लिए उसके केंद्र पर बना हुआ कोण 4 पाई होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारा फाई ई इक्वल हो जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। तो देखिए ये आपकी गॉस की प्रमेय क्या हो गई? सत्यापित हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से गॉस की प्रमेय को आप ले सकते हैं। एक बार फिर समझाते हैं इसको, फिर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ये कहते हैं गॉस की प्रमेय क्या थी कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई है उस पृष्ठ पर जितना आवेश होगा उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। आवेश क्यू हो गया और 1/एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन 0। तो क्यू अपन एप्सिलॉन 0 हो गया। अब इसको हमें प्रूव करना है कि कैसे ये पॉसिबल है। भाई किसी बंद पृष्ठ की बात कही है तो बंद पृष्ठ क्या होगा? गोला ही तो होगा बंद पृष्ठ, ठीक है ना। कहीं से खुला ही नहीं होगा तो बंद होगा वो चारों तरफ से, तो गोला बन गया। आप देखते हैं गेंद क्या होती है? चारों तरफ से बंद होती है, फुटबॉल बंद होता है। आलू को आप देख लीजिए उसका कवर ले लीजिए, तो मतलब वैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया मैंने उसको। तो ये हो गया। तो अल्प पृष्ठ आप देखिए ये गोला हो गया, जिसके एक पृष्ठ हो गया कोई सा भी। आप हम सीधे गोला तो नहीं कह सकते हैं, केवल गोले के लिए गॉस की प्रमेय लागू नहीं होती है, अन्य के लिए भी होती है। इसलिए त्रिविमी होना चाहिए, लेकिन उसको अंदर मतलब या तो उसको भरा हुआ होना चाहिए अंदर, या तो खोखला होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस पर जो हमने ओ पर एक आवेश दिया प्लस क्यू, और ऐसा आर डिस्टेंस पर इसके पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ हमने ले लिया डी ए, ठीक है स्टूडेंट। अब चूंकि ये प्लस क्यू आवेश जो होगा ये तीव्रता उत्पन्न करेगा, कहाँ की ओर? बाहर की ओर। तीव्रता बाहर की ओर करेगी, तो ये बिंदु पी पर ना, ये बिंदु पी लिखा था हमने यहाँ पे, लेकिन ये कलर की वजह से हो गया। तो इस बिंदु पी पर जो तीव्रता आएगी वो ई आएगी बाहर की ओर। और ये अल्प पृष्ठ डी ए है, ये भी बाहर की ओर है, किसके? प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके जो केंद्र के द्वारा इस अल्प पृष्ठ पर जो कोण बनेगा वो डी ओमेगा होगा। अभी ओमेगा नहीं कहा इसको हमने, क्या कहा है? डी ओमेगा, ठीक है ना। डी ओमेगा, डी मतलब छोटे टुकड़े के द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है। तो अब इसमें हमने इस प्लस के आवेश के कारण इस अल्प पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स निकाल देते हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए। अगर हम वेक्टर को हटाते तो ई डी ए कॉस थीटा आ जाता है, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर स्क्वायर। ई क्या है? तीव्रता है, तीव्रता होती है ना, तीव्रता, तीव्रता ई, ठीक है स्टूडेंट। तीव्रता ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर स्क्वायर। तो इस ई की जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इन डी फाई इज इक्वल टू क्या बचेगा? इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई डी ए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। तो ये पूरा आ जाएगा, मतलब ई की जो है इसकी वैल्यू रख दी जाएगी। ओके, बहुत सिंपल है। उसके बाद आप समझें, अब यहाँ पर हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रख दी है, तो ई का मान समीकरण 1 में रख दिया हमने। देखो तो डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर स्क्वायर डी ए इंटू कॉस थीटा। डी फाई इज इक्वल टू, अब हमने इसमें क्या किया? क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को बाहर ले लिया,
अब जो इंटीग्रेशन के अंदर बचा वो डी ए बचा, कॉस थीटा बचा और आर स्क्वायर बचा। अब डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर क्यों है? देखो आर क्या है, उस जो जिस पृष्ठ की आप बात करें उसकी त्रिज्या ही तो है वो, तो आर उसमें लेना पड़ेगा। डी ए क्या है, उस पर अल्प पृष्ठ है। कोण किस पर बना है, उस पर बना है, बाहर की ओर को बना हुआ है, तो वो भी लेना पड़ेगा। तो ये टोटल मिला के किसके बराबर होता है, इसके घन कोण के बराबर होता है। पूरे पृष्ठ के घन कोण इनके 4 पाई के बराबर होता है। तो इसकी जगह आपने क्या रख देना है, 4 पाई रख देना। 4 पाई इसकी जगह 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचता है। तो स्टूडेंट्स आपको 100% है कि ये आपको समझ में आ गया होगा गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो ये था आपकी गॉस की प्रमेय। तो स्टूडेंट आज की क्लास हम इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। कल हम डिस्कशन करेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पे। इससे पहले हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें गॉस के प्रमेय का यूज़ किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो एनसीईआरटी का, उसको मैं अभी लेने वाला हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट, गॉस के प्रमेय पर आधारित है। बच्चों को जो है इसको ध्यान से समझना चाहिए। देखिए आपके पास कहते हैं कि 2 माइक्रोकुलाम का एक कोई बिंदु आवेश है। ठीक है, ये आवेश है, इसको हम क्यू कह लेंगे। बिंदु आवेश में सीधे सॉल्यूशन बताऊंगा, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। आप एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं। 2 माइक्रोकुलम को कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाली किसी घनीय गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पृष्ठ है वो घन के आकार का है, क्योंकि मैंने बताया था गॉस के प्रमेय आपके त्रिविमीय में आकृतियों में किसी पे भी लग सकती है। गोला ऐसा जरूरी नहीं गोले पे है, इसीलिए मैंने आलू का भी उदाहरण दिया था आपको। आलू एकदम गोला नहीं होता है, ठीक है ना, तो उस पर भी उस, लेकिन आलू में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ना होते हुए, इसलिए वो खाली एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं। ठीक है ना, तो घन के आकार का ये पृष्ठ है, कह रहा है ऐसे करके, ये आपका घन हो गया। देखिए घन के आकार का। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर किनारा है इसका, 9 सेंटीमीटर इसका दिया है किनारा ना, ये इस तरीके से दिया गया है। हालांकि हमको इसमें ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी। तो कहीं पर भी वो गॉसी केंद्र पर स्थित है कह रहा है, तो इसके केंद्र पर यहाँ पर स्थित है कह रहा हो। ठीक है, आवेश है यहाँ पर 2 माइक्रोकुलाम का आवेश, ये वाला आवेश इसके यहाँ पर है। ठीक है, नहीं तो ठीक हो गया। अब इसके पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, तो इसमें कहता है कि वैद्युत फ्लक्स इन्होंने पूछा है। तो वैद्युत फ्लक्स आपको तो पता है कि वैद्युत फ्लक्स के जो सूत्र होते हैं आवेश के हिसाब से, आवेश के लिए वैद्युत फ्लक्स का सूत्र यही होता है। जिसमें आवेश दिया है उसके लिए वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला यही लगेगा, गॉस की प्रमेय का सूत्र। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है आपको। अब आपके पास वैद्युत फ्लक्स का फाई ई इज इक्वल टू होता है आपका, फाई ई इज इक्वल टू वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो आपका फॉर्मूला है, फिक्स है। ठीक है, अब इसमें क्यू की जब हम वैल्यू रखेंगे तो 2 माइक्रोकुलाम है स्टूडेंट। पहले तो यहाँ कुलाम में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि आपके पास जो सिस्टम चलता है वो इसमें आपको माइक्रो की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो क्यू इज इक्वल टू क्या है आपका, 2 माइक्रोकुलाम है जैसे। ठीक है, इसको आप पहले ही लिख देंगे। तो 2 माइक्रोकुलाम है तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। आपको पता होना चाहिए मिली माइक्रो नैनो पीको, तो माइक्रो का मतलब 10⁻6। ठीक है, मिली का मतलब 10⁻3 और माइक्रो इसका नैनो का मतलब 10⁻9 और पीको का मतलब 10⁻12। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको चेंज कर दिया, किसको, क्यू को। ठीक है, माइक्रो कुलाम की जब हमने क्या बना दिया, कुलाम बना दिया। अब क्यू की वैल्यू तो हमारी 2 इंटू 10⁻⁻6 आ गई स्टूडेंट। ठीक है, और जो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, इतना होती है ना, तो ये हो जाएगा। अब इसमें जो है हमें सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर ऊपर चले जाएगा। यहाँ अगर हम पॉइंट को हटा के इसको 885 बना सकते हैं। तो अगर हम इसको करते हैं 885, तो 2 पॉइंट हटा देंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 200 हो जाएगा। 10 की घात -6 और ये 10 की घात -12 ऊपर जाएगा, तो 10 की घात +12 हो जाएगा। बट्टे में क्या बचेगा, केवल 885 बचेगा, है ना स्टूडेंट, यही तो बचेगा 885। ठीक है, ये पॉइंट हटाए 2 अंक, तो यहाँ ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिया हमने। 10 की -12 को ऊपर ले गए तो प्लस का हो गया। अब आपके पास कितना बचता है, 200 बट्टे 885 और गुणा ये 10 की घात 12 में से 6 गया, तो 10 की घात कितना बचा, 6 बचा। अब हम अगर इसको 5 कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं 2000 गुणा 1 जीरो बढ़ा दिया हमने, 10 की घात 5 ही बचेगा, बट्टे में 885। ठीक है, तो इससे हो जाएगा। अब इसके बाद आपका 885 अगर हम 2000 को भाग दें स्टूडेंट, इसमें वीडियो में लंबी हो जाएगी,
इसलिए आप लोग भाग खुद देंगे 2.26 बार भाग जाएगा और 10 की घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 885 से हम 2000 को भाग देंगे तो 8 दूना 16, पहले तो 2 बार गया ही, 85 दूना आपका 170 होता है तो 1770 हो गया इसका। फिर उसके बाद फिर आप घटा के फिर निकल लेगा, फिर इससे डिवाइड कर सकते हैं और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका ये इसकी वैल्यू निकल जाएगी गॉस के प्रमेय से आधारित वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स जब भी पूछा जाए और आवेश दिया हो तो आपको हमेशा गॉस के प्रमेय का फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है नहीं, तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स के लिए हमने जब वहाँ पे किया था तो उस समय हम इसका मात्रक भी लिख लेना चाहिए, तो यहाँ पर भी आप इसका मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, और यही मात्रक आपके हर जगह पे यूज होंगे, जितनी जगह पे वैद्युत फ्लक्स आएगा उतनी जगह इसका मात्रक यूज हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है नहीं, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इसको आप नोट्स बना लो अपने हिसाब से अपनी तैयारी के लिए, और क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, ये इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम आपके नियर हैं, 1-1.5 महीने के अंतर में आपके पेपर हो जाएंगे। 1 जून को आपके क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपके पेपर कब होंगे, किस डेट से आपकी स्टार्टिंग होगी, कौन सा विषय कब होने वाला है। तो ये सारा डिस्कशन आपका 1 तारीख के जब गवर्नमेंट का कोई रिपोर्ट आएगी तो आपको अवश्य सूचित कर दिया जाएगा टाइम पे। और आप लोग अपनी तैयारी पर बने रहिए और चैनल को अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है नहीं, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और जब आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर दीजिए नीचे से। ठीक है नहीं, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि पसंद आए क्या हुआ और कौन सी चीज़ आपको कठिन लगी, उसको हम दोबारा रिवाइज आपको करा सकते हैं। ठीक है नहीं, आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो अवश्य आपको रिविज़न करवाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट आप सभी को ऑल द बेस्ट।